नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है गंगानगर सिटी, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी से 30 किलोमीटर दूर बरनाला की ढाणी और बरनाला से करीब 5 किलोमीटर दूर गुलाबा पटेल की ढाणी है। दो जुलाई 2023 को इस गांव से बहुत ढेर सारे फोन थाने पर गए और ये बताया गया कि गांव में जो एक्साइज इंस्पेक्टर प्यारेलाल का जो मकान है, उनकी छोटी बेटी पूजा को किसी ने घर में घुसकर उसके कमरे में गोली मार दी। लाश उसके कमरे में पड़ी है और भागते हुए एक आदमी को मैं पिस्टल के हम लोगों ने पकड़ रखा है। उसके साथ के 3 आदमी 2 मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। गांव वालों ने थाने को दोनों मोटरसाइकिलों के नंबर भी बताए। सूचना गंभीर थी। पुलिस फौरन मौके के लिए रवाना हो गई। हालांकि पुलिस को मौके पर या यूं कह लें बरनाला ढाणी गांव तक पहुंचने में करीब 1 घंटे लग गए। पुलिस मौके पर पहुंची, देखा कमरे में फर्श पर पूजा की डेड बॉडी पड़ी हुई है। चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। पूजा, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, जिसने बीएससी की अपनी पढ़ाई आगरा से की थी। यह भी बताया गया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यानी 10th और 12th में 10th में 92% और 12th में 95% उसके नंबर थे। पूजा के सपने बड़े थे। पूजा यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करना चाहती थी और इसी के लिए उसने अपने बड़े भाई, जो मुंबई में किसी कंपनी में काम करता था, उससे कह के मुंबई की एक कोचिंग क्लास में एडमिशन भी ले लिया और वो वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रही थी। पुलिस ने ये बेसिक जानकारी मौके से प्राप्त की, बॉडी का पंचनामा किया, सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसी घर के आंगन में नीम के पेड़ से एक लड़के को पूरे गांव ने बुरी तरह से बांध रखा था। हाथ, पैर, सिर, कमर सब कुछ उसका बंधा हुआ था और उसे आते जाते सब लोगों ने मारा पीटा था। सब ने हाथ साफ किए थे, लेकिन जिंदा था। पुलिस ने फौरन लोगों को दूर करके और उसे रस्सी को काटकर उसे थाने ले जाने का प्रयास किया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, भड़क गया। उसने कहा, जो हमने पकड़ लिया उसको ले जाने की इतनी जल्दी है और जो 3 भाग गए हैं उसके लिए क्या किया गया, और जब तक वो तीनों गिरफ्तार करके यहीं पर मौके पर नहीं लाए जाते, हम इसे नहीं ले जाने देंगे। बहुत ज़्यादा जिद करेंगे तो हम इसे और मारेंगे, पीटेंगे। इसे जिंदा रखने काबिल नहीं छोड़ेंगे, रहने काबिल नहीं छोड़ेंगे। ऐसी गंभीर स्थिति को देखकर जो वहाँ के सीएसपी, जो डीएसपी होते हैं, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। गांव वालों से वार्ता का दौर शुरू हुआ। स्थानीय भाषा में उसे समझाइश कहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच समझाइश की कोशिशें शुरू हुई
और कई घंटे बाद गांव वाले मान पाए या मान गए, और बंधे हुए उस आदमी को, जिसके पास से पिस्टल भी गांव वालों ने छीन ली थी, उसको पुलिस थाने पर ले गई। थाने पर ले जाने पर यह पता लगा कि इसका नाम भानु मीणा है। इसकी उम्र करीब 24 वर्ष है। ये गांव सुखचैनपुरा, मतलब नाम जिस गांव का, जहां का वो रहने वाला था, उसका नाम बड़ा जबरदस्त, सुखचैनपुरा। और काम आप समझ ही सकते हैं। सुखचैनपुरा गांव लालसोट जो मार्केट है उसके अंतर्गत आता था। पुलिस ने आगे की पूछताछ शुरू की तो ये पता लगा कि ये लड़की यानी पूजा और भानु मीणा, ये दोनों लालसोट के स्कूल में एक साथ, लालसोट के कॉलेज में एक साथ पढ़े थे। शुरुआती दौर में बाकी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल उसने आगरा से किए थे, जहां उसके पिता एज एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्टेड थे। वर्तमान में प्यारेलाल कानपुर में एक्साइज इंस्पेक्टर ने एक्साइज कांस्टेबल, कानपुर में वो वर्तमान में एक्साइज हेड कांस्टेबल पोस्टेड थे। गंगापुर सिटी की पुलिस ने छानबीन करके ये बताया कि पूजा का भाई मनीष और भानु, ये दोनों एक क्लास में एक साथ लालसोट में पढ़े थे। लेकिन ये उस समय भानु मीणा का मनीष के घर आना जाना नहीं था। 2014 तक ये लोग एक साथ लालसोट के स्कूल में पढ़े थे। लेकिन अभी 5-6 सालों से वो मनीष के घर यानी पूजा के घर यानी प्यारेलाल के घर उसका आना जाना शुरू हुआ। इतनी जानकारी पुलिस को मिल गई और पुलिस ने जो 3 लोग और थे उसके साथ, वो उनको पकड़ने के लिए कोशिश शुरू कर दी कि उनकी गिरफ्तारी हो सके, क्योंकि पूरे गांव के सामने वो आए थे और गांव के सामने ही भागे थे। सिर्फ भागना ही नहीं, इन तीनों ने गांव वालों की पकड़ से भानु मीणा को छुड़ाने का प्रयास किया था। भानु मीणा के पिता का नाम रामविलास मीणा, गांव मैंने वही बताया, सुखचैनपुरा, और उसके साथ कृष्णा पुत्र मुकेश, निवासी वही सुखचैनपुरा लालसोट, अंकित मीणा पुत्र घनश्याम मीणा, निवासी चैनपुरा मलारना डूंगर, और कुलदीप मीणा बागड़ी मंडावरी। पुलिस ने मौके पर इत्मीनान से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बातचीत शुरू की। भारी भीड़ थी। घर के भीतर सिर्फ महिलाओं का जमावड़ा था। घर के बाहर सिर्फ पुरुष बड़ी संख्या में बैठे हुए थे। हर आदमी तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। इसी बीच में एक आईपीएस प्रोबेशनर मनीषा मीणा अपने एएसआई राय सिंह और बाकी और अधिकारियों के साथ भीतर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसे कहते हैं कि घटना कैसे हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे कल्मिनेट हुई, इसके बारे में बयान अलग अलग लोगों से ले रही थी। कक्षा 3 में पढ़ने वाली लड़की ईशिका अपनी नानी के घर आई हुई थी गर्मियों की छुट्टी में। पूजा उसकी मौसी थी। जब भानु मीणा घर में आया तो घर में सिर्फ 3 महिलाएं थीं, ईशिका, पूजा और पूजा की मां। ईशिका ने बताया कि भानु नाम के आदमी ने, लड़के ने, घर में घुसते ही सबसे पहले नानी के पैर छुए।
उसके बाद नानी से कहा कि हमें पानी पिला दीजिए। पूजा की माँ ने इशिका से कहा, भानु ने कहा, इशिका बताती है कि नानी से कहा मुझे पानी पिला दीजिए। पूजा की माँ ने इशिका से कहा कि बेटा जल्दी से मामा के लिए पानी ले आओ। वो गई पानी लेने, थोड़ी 1-2 मिनट का टाइम लगा उसमें। तो उसने नानी से कहा कि अरे वो बच्ची है बेचारी, कितना टाइम लग जाएगा उसको लाने में, आप ही लेती आइए पानी। माँ फौरन भीतर की तरफ लौटी और इस बीच में वो कमरा खोलकर पूजा के कमरे में घुस गया। भीतर से सिटकिनी बंद कर ली। इशिका और इशिका की नानी दोनों पानी लेकर आ गए। पूजा की माँ यानी इशिका की नानी ने दरवाजे के बाहर कहना शुरू किया, पानी आ गया है, पानी पी लो। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे पूजा की माँ का स्वर बढ़ता गया, क्योंकि उसके भी दिमाग में कुछ चलने लगा कि ऐसा क्या है कि मेरे बुलाने के बाद भी ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। फिर वो दरवाज़ा भड़भड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, बाहर निकलो, क्या बात है। तब तक भानु मीना की जोर से निकली हुई आवाज़ आई कि 5 मिनट रुक जा, अभी खोलता हूँ, हल्ला मत कर। इतना कहने के बाद भीतर से 2 गोलियों की या गोलियों के चलने की आवाज़ आई। पूजा की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा। बजाय चिल्लाने के वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी बीच सिटकिनी खोलकर भानु बाहर की तरफ भागने लगा। सामने पड़ी हुई पूजा की माँ को धक्का देकर गिरा दिया। पूजा के चाचा नाथूलाल ये बाहर बैठे हुए थे। वो भीतर की तरफ लपके। जब उसने पूजा की माँ की आवाज़ और गोलियों की भनभनाहट या झंझनाहट या आवाज़, धमाके की आवाज़ सुनी तो देखा भानु हाथ में पिस्टल लिए हुए बहुत तेजी से बाहर की तरफ भाग रहा है। नाथूलाल यानी पूजा के चाचा चिल्ला कर पकड़ो पकड़ो की आवाज़ करने लगे। धीरे धीरे गांव के लड़के भी और लोग भी बाहर निकल आए, लेकिन नाथू बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दौड़ता हुआ गांव के मुहाने तक पहुंच गया। तब तक गांव के 2-3 लड़कों ने पैर में, जैसे कहते हैं ना, लंगी लगाकर उसके पैर को अपने पैर में फंसाकर उसे गिरा दिया और उसके गर्दन पर बैठकर उसके सिर को फंसा दिया, ब्लॉक कर दिया। कैंची करना कहते हैं। तब तक 3 लड़के और भाग कर आए। बोले, अंकल जी छोड़ दो इसको, ये अब कुछ नहीं करेगा। वो जिस लड़के ने सबसे पहले उसे पकड़ा दौड़ाकर, उसका नाम सुरेश था। सुरेश का हाथ पकड़कर वो उस कैंची से या उस ब्लॉक से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। सुरेश ने कहा कि ये वहाँ पर कुछ करके आया है, चाचा नाथूलाल को आने दो, तभी मैं छोड़ूंगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तभी नाथूलाल और परिवार के और मेल सदस्य भी भाग कर पहुँच गए और उन्होंने बताया कि इसने पूजा का मर्डर किया है और पूजा की लाश उसके कमरे में पड़ी है। ये बात सुनते ही वो तीनों भाग खड़े हुए। इनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ी थी, एक पर 2 और एक पर 1, ये तीनों वहाँ से रफ चक्कर हो गए। गांव वालों ने और ख़ासकर लड़कों ने मोटरसाइकिल के नंबर जो अस्पष्ट थे उसको नोट कर लिया। भानु को पकड़कर पूरा गांव उसके घर पर ले आया। पूरे गांव ने देखा कि पूजा की लाश फर्श पर पड़ी है, खून चारों तरफ बिखरा हुआ है, तरबतर है खून से उसकी लाश। गांव वाले गुस्सा हो गए, गांव वालों आक्रोशित हो गए।
क्रोध उनका 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन लोगों ने पहले उसको उन्हीं आंगन में जो नीम का पेड़ था उसमें बांध दिया। बांधने के बाद सब लोगों ने उसकी हाथ, लात, जूते, थप्पड़ से पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच गांव के ही किसी व्यक्ति ने थाने पर फ़ोन कर दिया। इस सब पूरी प्रोसेस में करीब आधा घंटा लगा होगा और उसकी पिटाई जारी थी जब करीब 50-55 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एक जगह तो काम शुरू किया बॉडी को सील करने का, पोस्टमार्टम के लिए भेजने का, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने तेजी दिखानी शुरू की। जिन रस्सियों से उसको बांधा गया था उसको काट कर गाड़ी में ले जाकर बिठाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच पूरा गांव आक्रोशित हो गया। पुलिस वालों को धक्का देकर पीछे कर दिया और ये कहा कि पहले उन तीनों को पकड़ कर ले आइए। हमने इसे पकड़ लिया, इसको ले जाने की बड़ी जल्दी है। आप चिंता मत करिए, इसे अब हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हम इसे ले नहीं जाने देंगे और फिर यहीं इसको पीट पीट कर मार डालेंगे। पुलिस को बात समझ में आ गई कि यहाँ किसी जोर ज़बरदस्ती का मतलब कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। लिहाजा सभी सीनियर अधिकारियों को इत्तला दी गई कि सभी लोग मौके पर आ जाएं। सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए। गांव के प्रधान को इकट्ठा किया, पुलिस वालों ने आसपास के गांव के प्रधान को इकट्ठा किया, पुलिस वालों ने उस गांव के उस बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और फिर बीच बचाव करने के लिए वार्ता का दौर यानी समझाइश का दौर शुरू हो गया। काफ़ी लंबी प्रयास मिन्नतों के बाद गांव वालों ने भानु मीना को पुलिस के हवाले करके ये कहा कि ये भागने न पाए और जल्दी से जल्दी उन तीनों की भी गिरफ्तारी की जाए। बहरहाल चूँकि सीनियर अफसर्स मौके पर आ गए थे, उनका दखल हो गया था, लिहाजा सारी पुलिस उन तीनों को ढूंढने में लगा दी गई। पूजा के पिता प्यारेलाल उस समय अपनी ड्यूटी पर कानपुर में ही थे, एक्साइज डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल थे। उन्होंने बताया कि शाम को 4 बजे पत्नी का फ़ोन आया था, लेकिन मैं उस समय लिखा पढ़ी में व्यस्त था। मैंने पत्नी की बात सुने बिना ये कह दिया कि अभी खाली होकर बात करूँगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी नवासी इशिका का फ़ोन आया। इशिका का फ़ोन सामान्य रूप से नहीं आता है, लेकिन इशिका का फ़ोन जब उसने बताया कि मैं इशिका बोल रही हूँ, तो फिर अपना काम रोककर वो बात सुनने लगे। इशिका ने बताया कि नाना मौसी को किसी ने गोली मार दी है। सुनते ही प्यारेलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कानपुर से वो तुरंत बस पर बैठे और 10 घंटे का सफ़र पूरा करके और रात में 2 बजे वो अपने घर पहुँचे। कोहराम मचा हुआ था। जिस बेटी को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला था, उसकी लाश उन्हें देखनी पड़ रही थी। टूट गए प्यारेलाल जी। उन्होंने भी बताया कि कितनी मुश्किल से उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा उसे दिलाई थी। बहुत मेधावी थी, बहुत अच्छे नंबर थे और उनके टीचर्स का कहना था जब वो बीएससी में थी कि आप इसको कंपटीशन के लिए प्रेरित करिए, तैयारी करिए, जो पैसा लगे लगाइए। इस लड़की में आईएएस बनने का या यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करने का मादा है। तमाम पुलिस की मौजूदगी में प्यारेलाल जी ने कहा कि राजस्थान में और अभी हमारे यहाँ गंगानगर सिटी में ही पिछले 1 महीने में 4 हत्याएं हुई हैं। इतना क्राइम बढ़ गया है और पुलिस कुछ नहीं करती है। अगर गांव वालों ने इसको पकड़ा नहीं होता तो ये सालों साल तक पता भी न लगा पाते कि गोली मारी किसने थी। उनकी व्यथा उनकी आंखों से झलक रही थी। उनकी आंखों में क्रोध, जैसे कहते हैं ना, क्रोध की ज्वाला भड़की हुई थी। सिस्टम को भर भर के पानी पी पी कर गाली दे रहे थे। पत्रकार भी तब तक पहुंच गए। गंगानगर सिटी के जो स्थानीय शहर के जो पत्रकार होते हैं, हेडक्वार्टर के पत्रकार जिन्हें कहते हैं, ये भी पहुंच गए। इन्होंने ढाढ़स, ये लोग कभी नहीं बंधाते, इनको अपने काम से मतलब होता है कि कुछ मिल जाए इनसे।
तो पहले ढाढ़स बंधाई, फिर पूछा कि आपको क्या जानकारी है, क्यों इसको गोली मारी गई होगी। इस पर प्यारेलाल जी ने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और कृपा करके इस तरह के सवाल न पूछें। आप 2 दिन तक गांव में कैंप करें, गांव वालों से जानने की कोशिश करें, क्योंकि मैं घटना वाले दिन गांव में नहीं था। तभी गांव वालों से ये जानकारी हुई, प्रेस को भी, कि 2014 से लालसोट में मनीष और भानु चूँकि एक साथ पढ़ते थे तो ये इनका आना जाना घर पे लगा रहा। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब पूजा ने इंटर की परीक्षा देनी शुरू की थी, या परीक्षा से पहले, इसका इंटरनेट पर यानी सोशल मीडिया पर भानु से संपर्क हो गया और ये संपर्क मरने के दिन तक बना रहा। इसी बीच में पूजा के बड़े भाई संजय की शादी हुई। शादी में वो 15 दिन तक पूजा के घर पर ही रहा और भाई बहन की बातें सब लोग करते रहे। इसीलिए इशिका से पूजा की मां ने कहा था कि मामा के लिए पानी ले आइए। शादी के दिनों में या शादी के समय में घर वालों का हाथ बटाने के लिए वो लड़का 15 दिन लगातार घर पे ही रहा था। इस बीच में भांति भांति के समाचार सोशल मीडिया पर आने लगे। पहली बात तो ये वही कि प्रेम प्रसंग में ये हत्या हुई है। इसको लेकर पूजा के घर वालों, रिश्तेदारों और गांव वालों को कड़ा एतराज़ था कि साहब इस तरह से सार्वजनिक रूप से हमारी पगड़ी उछाली जा रही है। किसने कहा कि इनके बीच प्रेम संबंध था। फिर ये हल्ला हुआ कि साहब कुछ पैसों के लेन देन का मामला था। पूजा ने कुछ पैसे इससे ले रखे थे जिसको वो वापस नहीं कर रही थी। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स, सीडीआर, इंटरनेट कॉलिंग, इन सब से असली बात पुलिस को पता लग चुकी थी कि इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातें दिन रात होती रहती हैं। बहरहाल हत्यारा, आला कत्ल पिस्टल, दोनों मोटरसाइकिल और बाकी तीनों गिरफ्तार हो गए और पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। प्यारेलाल ने बताया वहाँ पर प्रेस को कि वो 2004 में आबकारी विभाग में उनकी नियुक्ति हुई थी और बहुत लंबे समय तक वो आगरा में पोस्टेड रहे, क्योंकि वो घर के पास था और घर आना जाना सर्वथा सुलभ था आगरा से। वहीं पर उनके दोनों बेटों संजय, मनीष और बेटी पूजा की पढ़ाई लिखाई हुई। तीनों बच्चों की पढ़ाई आगरा से ही हुई। बड़ा बेटा संजय मुंबई में प्राइवेट बैंक में पोस्टेड है। बेटी पूजा के लिए उसने वहाँ सिविल सर्विसेज यानी आईएएस के लिए कोचिंग में एडमिशन करा रखा था और छोटा बेटा मनीष गंगापुर सिटी में रहकर पढ़ाई करता था। आज की घटना भी सोशल मीडिया के ज़्यादा यूज़ का साइड इफेक्ट है। सोशल मीडिया पर जान पहचान की, फिर बात आगे बढ़ी, मिलना जुलना शुरू हुआ और फिर भाई की शादी में 15 दिन वहीं घर पर रुकना। अब आप सोच लीजिए कि 15 दिन गैर लड़का जो पिछले 5-6 सालों से, यानी जब से वो बेटे मनीष के साथ या पूजा के भाई मनीष के साथ उसने स्कूलिंग छोड़ी थी, उसके बाद कभी घर नहीं आया, लेकिन पिछले 4 सालों से वो किसी न किसी बहाने घर आता रहा। और वो जब 15 दिन एक साथ रुका तो ये संभव नहीं है कि उसमें घर वालों की और पूजा की सहमति न हो। इन दोनों की सहमत रही होगी तभी 15 दिन वो उस घर में रुक पाया होगा और यही 15 दिन उसकी पूजा की हत्या का कारण भी बना। अब आप खुद ही समझें कि 15 दिन तक लड़का लड़की का साथ रहना
और फिर लड़की का मुंबई जाने के लिए जिद शुरू कर देना कि मैं यूपीएससी के लिए तैयारी मुंबई से करूंगी। भानु उससे कहता रहा कि बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग यहीं राजस्थान में जयपुर में है, मैं एडमिशन करा दूंगा, पैसा मैं खर्च कर दूंगा, तुम्हें मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा का कहना था कि मुंबई में मैं अपने भाई के साथ रहूंगी, यहाँ रहने पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा जो घर वालों को देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि उसके सिर्फ ये कहने पर कि मेरा एडमिशन यूपीएससी की कोचिंग के लिए करा दीजिए, मेरे भाई ने मुंबई में एक अच्छी कोचिंग में मेरा एडमिशन करा दिया है, मेरा जयपुर जाकर कोचिंग करने का कोई तुक नहीं है। अगर मैं घर से निकल कर ही जा रही हूँ तो चाहे जयपुर जाऊँ, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली, सब मेरे लिए बराबर है। लेकिन भानु इसी बात की जिद करता रहा कि तुम मुंबई मत जाओ। चालाक था, वो जानता था कि बार बार मुंबई जाना संभव नहीं होगा और मुंबई जाने पर वो सिंगल आउट होगा, इसलिए वो जिद करता रहा कि तुम जयपुर में ही अपनी पढ़ाई करो। जब वो नहीं मानी तो उसे धमकाना शुरू किया, फिर वही कि मैंने तुमको ये दिया था, मैंने तुमको वो दिया था, और ये इतने पैसे का था, वो उतने पैसे का था, जो सामान्य रूप से इस तरह के संबंधों में होता है। मेरे पैसे वापस करो, मेरा सामान वापस करो। और खासकर उस सामान की जिद होती थी जो यूज़ किया जा चुका होगा, जो नष्ट हो चुका होगा। और इतना धमकाया कि धमकाते धमकाते वो उसके घर तक पहुंच गया और ये कह के गया कि हम आज इस समस्या का समाधान कर देंगे, आज ही कर देंगे। और बैकअप के लिए अपने तीनों साथियों को, 2 गांव के और 2 उसके साथ पढ़े हुए 3 साथियों को भी ले गया 2 मोटरसाइकिलों पर। उनको बाहर ही रुकने के लिए कहा, यह भी कहा मोटरसाइकिलें स्टार्ट रखना, कि अगर सिचुएशन बनती है कि हम उसको उठा कर ले जा सकते हैं तो भी तुम लोग सहायता करना, और नहीं सिचुएशन बनती है तो हम उसे मारेंगे। पिस्टल लेकर गया था और तब भी मेरी भागने में तुम लोग मदद करना। बहरहाल वहाँ पर पहुँचा। जो बात हुई उन दोनों के बीच वो सिर्फ इसी बिंदु पर थी कि तुम्हें बम्बई नहीं जाना है, तुम जयपुर में रहकर पढ़ाई करो। उसकी जिद थी कि मेरे करियर का सवाल है, कोचिंग जयपुर में उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिल्ली और मुंबई में है, मैं मुंबई में ही जाऊंगी, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो जयपुर में किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। उसकी जिद जैसे ही बढ़ती गई वैसे ही भानु ने उसके सिर पर गोलियां मार दी। एक होनहार लड़की, पढ़ाई लिखाई में होशियार, जिसके सपने बड़े थे और जिसने बहुत आगे तक सोचा था और दृढ़ता से सोचा था कि मुझे क्या करना है, वो सोशल मीडिया के प्यार के बलि चढ़ गई। इसीलिए दिल्ली में जब कोचिंग करने लोग जाते हैं, मुंबई का बहुत आइडिया नहीं, दिल्ली में जब आईएएस की तमाम मशहूर और बड़ी बड़ी कोचिंग्स दिल्ली में, पूरे देश से लड़के वहाँ जाते हैं, तो जब इनका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास होता है जिसमें इंट्रोडक्शन और बेसिक्स की बातें होती हैं, जान पहचान की बातें होती हैं, लड़कों से उनके बैकग्राउंड की बातें पूछते हैं, टीचर भी सोचते हैं कि हमारा जो स्टफ़ है इस बार का वो किस लेवल का है, तो वो पहले दिन, एक ही दिन का समय दिया जाता है वो इंट्रोडक्शन के लिए। और वहीं पर वो ये कहते हैं कि अगर आप सीरियस हैं पढ़ने के लिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दीजिए। पढ़ाई में आज की तारीख में ये सबसे बड़े इरिटेंट हैं। आपको जो सबसे मशहूर टीचर्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनके तमाम शॉर्ट्स, तमाम वीडियो इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अवध ओझा सर के, विकास दिव्यकीर्ति सर के, खान सर के,
इनके सारे वीडियो अगर किसी कोर्स के शुरू होने वाले वीडियो आपको मिल जाएं तो तीनों लोग एक ही बातें करते हैं कि इस समय सोशल मीडिया पर हो रही हरकतें वो मेजर इरिटेंट हैं। आप अकेले हैं, कमरे में पढ़ाई करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, पिताजी से पैसा ले रहे हैं, घर वालों से पैसा ले रहे हैं, आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप बैठे हैं उसी सोशल मीडिया पर इधर उधर का खेल खेल रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं तो सारे अकाउंट व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के सब डिलीट कर दीजिए, वरना आपकी तन्मयता टूटेगी, आपकी एकाग्रता भंग होगी, आपका मन भटकेगा, आप दूसरी चीज़ों में फंसेंगे, आप वाहियात की चीज़ों में उलझेंगे और फिर जब मनमाफिक रिजल्ट नहीं आएगा तो अपने आप को कोसेंगे। लिहाजा ये तीनों बड़े टीचर्स जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तीनों ही तैयारी कराते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर का और खान सर का तो अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अवध ओझा साहब किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाते हैं, अच्छे हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं तीन के तीनों, और तीनों की बड़ी अच्छी फॉलोइंग भी है। लेकिन बात एक ही जिस पर वो जोर देते हैं कि अगर आपको ये कोर्स करना है, अगर आपको तैयारी करनी है सोशल मीडिया अकाउंट्स तब तक के लिए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते अपने गोल में, आप उसको अचीव नहीं कर लेते, उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। और ये बिल्कुल सच कहते हैं ये बड़े टीचर, क्योंकि सोशल मीडिया के वर्चुअल रिलेशन ही संबंधों वाले अपराध की जड़ है। लड़का हो या लड़की हो, मत पड़िए इन चक्करों में, जीवन खराब हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।